आपने ट्विटर पे मैसेज डाला, हमने 5500 का वादा पूरा किया। अब लड़कियों के दिल में ये है, भाई 5500 का वादा पूरा कर दिया, वादा तो 6600 का था, हमारा क्या होगा। मैंने ये नहीं कहा कि 6600 को नौकरी मिल जाएगी, मैं कभी ऐसे वो नहीं करता। हाँ, 5500 नहीं, मैंने उनको ये कहा कि तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जो संभव होगा वो हम करेंगे। घुमंतु जाति, टपरीवास और विमुक्त जाति, उनको 5 नंबर देने की बात कही थी, सरकार अब चुप है। आपकी बात मैं मानूंगा जी। अभी हम टपरीवास और ये घुमंतु जातियों को छोड़ देते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, हरियाणा के युवाओं को क्या फायदा? बात कीजिए ना, फिर इसमें मोदी जी कहाँ गए? फिर आप हरियाणा के युवा को कहाँ फायदा? किस चीज में? जब देश आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ता है, जब देश आगे बढ़ता है, बेरोजगारी का तो वही चिल्लाहट है। नहीं, मैं इसको ही जवाब दूंगा, मुझे बेरोजगारी का पूछना, मैं जवाब दूंगा। सरपंच नाराज हैं आपसे, ओपीएस मामला उठा हुआ है, युवा कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराज भी लग रहा है, उनके पेपर थोड़ा सा सही से समय पर नहीं हो पाते। ईबीपीजी का मुद्दा है, हरियाणा पुलिस के कुछ बच्चे हैं, इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो भाजपा से थोड़ी सी नाराज है। सीईटी का जैसे हर साल हुआ था जी, अभी जो पिछला हुआ था उसकी वैकेंसी आ गई है परसों, बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए हरियाणा सरकार का। लेकिन सर अब दोबारा जो सीईटी होगा वो क्या 2023 में होगा? 23 नवंबर में होगा। अगर आपको एंट्रिंग ही करनी थी तो इलेक्शन से पहले बता देते, थोड़ा सा लोग सोच समझ के इलेक्शन लड़ते, कुछ तो लड़ते ही ना। नहीं, मैं इस रूप में नहीं मानता, मैं ये नहीं मानता, मैं मानता हूँ सारे सरपंच हमारे ईमानदार हैं। तो सारे भैया ना भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई हरियाणा में जो भी मुद्दे चले हुए हैं, चाहे वो नौकरी के हों, चाहे वो पॉलिटिक्स हों, चाहे वो युवाओं को लेके हों, तो भैया सारे सवाल ने लेके दोबारा आए हाँ पंचकुला में। एक ही ठिकाना ऐसा है जो आपको हर टॉपिक पे जवाब मिल सकता है। मेरे साथ दीपक लाठर जी भी हैं। भाई साहब राम राम। राम राम जी, राम राम, सबको राम राम। भाई दीपक जी ने तो पूरे हरियाणा में कोचिंग फ्री कर रखी है। खैर मुख्य जो बातें हैं अभी मैं इंट्रो जैसे ही करूंगा तो आप समझ जाएंगे। हमारे साथ हैं जवाहर यादव जी। सर नमस्कार। राम राम। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? सर मैं एकदम मजे में। आपको कल और परसों जी सर धुलंडी और होली आप सबकी अच्छी रही होगी, हरियाणा वासियों की अच्छी रही होगी जी सर, इस उम्मीद के साथ। तक की अच्छी रही है। चलिए धन्यवाद। हमारी संस्कृति, इसका मतलब पूरे विश्व में जानी पहचानी जा रही है, ये हम सबके लिए देशवासी होने के नाते, हरियाणवी होने के नाते गर्व का विषय है। जी सर। मतलब सर होली फाग पे इतना माहौल मैंने पहली बार देखा कि विदेशी जो आए, यूँ ही नहीं कि जस्ट जो घूमने, बड़े बड़े पॉलिटिशियन ने इतने बड़े स्तर पे एंजॉय किया सर, पहली बार मैंने ऐसा देखा। देखिए धीरे धीरे क्या है कि भारत पिछले 8 वर्षों से, 8.5 वर्षों से जो गति पकड़ी है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, जो भारत में आकर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगा है, ये एक उसका कारण है। दूसरा, हमारी संस्कृति का पूरे विश्व में एक छाप छोड़ी है। या तो ये मान के चलिए कभी स्वामी विवेकानंद जी के बाद एक छाप थी जिसको पूरे विश्व ने शिकागो के बाद अपनाया था, या फिर मोदी जी के बाद जिसमें योग को पूरे विश्व ने अपनाया। और जैसे जैसे योग को अपना रहे हैं और जैसे जैसे भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हो रहा है, तो लोगों को ध्यान में आता है अगर विश्व में कोई वैज्ञानिक धर्म है तो वो भारतीय धर्म है, हिंदू धर्म है। और उसका कारण है क्योंकि हम किसी एक पुस्तक से और एक ईश्वर से नहीं बंधे हुए। इसका अर्थ यह है कि अगर कोई धर्म ऐसा है जिसमें आप श्री राम जी को भगवान मानते हैं तो भी आप हिंदू हैं, आप उनको भगवान नहीं मानते, आप उनको एक महापुरुष मानते हैं जिन्होंने भारत को संस्कार दिए हैं, तो भी आप हिंदू हैं। आप मिट्टी के किसी एक छोटे से टुकड़े की पूजा करते हैं तो भी आप हिंदू हैं, और आप नहीं करते तो भी आप हिंदू हैं। आप चींटियों को आटा खिला कर भी हिंदू अपने आप को साबित कर सकते हैं। तो यानी कि जो एक ऐसा सिस्टम है, किसी को पहले, इससे पहले आप जितने भी धर्मों का अध्ययन करेंगे सब किसी एक ही पुस्तक या एक ही ईश्वर से बंधे हुए हैं। इससे बाहर वो मानते हैं कि इनको मानेंगे तभी हम अपने संप्रदाय में हैं, नहीं तो हम अपने संप्रदाय में। तो जो भारत की अनूठी पहल है इस देश की, जो हजारों सालों से चली आ रही है, उसको मुझे लगता है विश्व के पटल पर समझा जा रहा है। और उसका आज आपने कहा कि होली जिस तरह से मनाई जा रही है तो उसका अब असर दिखने लगा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। भाई मीठे मीठी बातों के साथ थोड़े से कड़वे सवाल।
मेरे पास हैं और मैं लिख के लाया हूँ, कभी मैं भूल ना जाऊँ, कोई सवाल छूट ना जाए। सर पहला सवाल तो ये है, गुड़गांव, मानेसर और फरीदाबाद के इलेक्शन सुनी थी खबर जल्दी होने वाले हैं, फिर मैंने सुना कि मार्च के एंड तक तो हो ही जाएंगे, लेकिन कोई सुगबुगाहट है नहीं सर। नहीं अभी मतलब भाजपा की तैयारी, मतलब भाजपा को इस सर्वे में ये लग रहा है कि वो हार रहे हैं इलेक्शन, इसलिए लेट कर रहे हैं आप? ऐसा है कि मई में ये चुनाव होने की पूरी संभावना है जी। कुछ कानूनी प्रक्रियाएं चल रही है। गुरुग्राम में अभी वार्ड बंदी की कमेटी बन गई है, अनाउंस हो गई, और शायद उसकी मीटिंग भी आज, पहली मीटिंग जो है वो 3 बजे है। ओके। मतलब एक मीटिंग है, वो पहली अंतिम है, ये तो मैं नहीं कह सकता, तो वो लोग तय करेंगे जिन्होंने ये इसका काम है। पर है ये ऐसी कुछ औपचारिकताएं पूरी होने के बाद, और नगर निगम के साथ साथ कुछ नगर पालिकाएं हैं, कुछ नगर परिषद भी है, उन सब के चुनाव मई में संभावित है। और जहाँ तक आपने कहा कि क्या सर्वे में भाजपा आ रही है, जी। मेरे सर्वे की चिंता ना करिए, आपके सर्वे में भाजपा जीत रही है, मेरे लिए यही अच्छी बात है। अभी तो सर्वे देखेंगे सर कैसा। नहीं तो फिर आपने ये कैसे कह दिया कि सर्वे में भाजपा आ रही है? इलेक्शन हो नहीं रहा ना, डिले हो रहा है, तो अभी ये लग रहा है कि तो अभी कोई चांस ऐसा, कोई समीकरण ऐसा तैयार किया जाएगा या वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट छेड़ा जाएगा ताकि लोगों को लुभावने वादे की तरह कुछ ऐसा लगे। भारतीय जनता पार्टी कभी भी लुभावने वादे नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को, चाहे मोदी जी का नेतृत्व हो, चाहे मनोहर का नेतृत्व हो, इनके बारे में यही पंक्ति चलती है, जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए हम लोक लुभावन नारे में की जगह हम व्यक्ति का हर तरह से विकास हो, व्यक्ति हर तरह से सक्षम हो, और देश का और प्रदेश का विकास हो, इसके लिए काम करते हैं। और वो काम लगातार जारी रहेगा। जब हम प्रतिपक्ष में थे, विपक्ष में थे, तब भी ये काम करते थे, आज सत्ता में तब भी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की लगातार चलने वाली प्रक्रिया है कि राष्ट्र हित में काम करना, लोगों के हित में काम करना। भूमिका बदल जाती है, जब आप सरकार में होते हो तब सीधा सीधा निर्णय ऐसे ले पाते हो, और जब आप विपक्ष में होते हो तो सत्ता पक्ष पर दबाव बनाते हैं कि वो लोगों के हित में निर्णय ले। जी। काफ़ी दिनों से चर्चा चली हुई है SCO की, काफ़ी दिनों से चर्चा चली हुई है जो G20 बैठक की। बड़ा सारा ग्लोब है, उसके नीचे कमल का फूल है। तो भाजपा अपने एक एजेंडे के थ्रू कमल का निशान तो दिखाई रही है उस G20 की मीटिंग में। बहुत बड़े स्तर पे ये मीटिंग चल रही है। इससे मैं जब टीवी देखता हूँ, G20 सम्मेलन चला हुआ है, विदेशों तक G20 चला हुआ है, पाकिस्तान को आपने इनवाइट नहीं किया, बहुत कुछ G20 में चला हुआ है। जब मैं एक आम आदमी के तरीके से सोचूँ हूँ कि भाई G20 का हमने फ़ायदा क्या है, मुझे वो नज़र नहीं आता। मुझे वहाँ दिखता है पॉलिटिशियंस है, वहाँ दिखता है बड़े बड़े बिल्डर्स हैं। तो राष्ट्रीय स्तर की बजाय हरियाणा पे मैं बात करूँ तो G20 का SCO का आम आदमी ने हमने फ़ायदा किया। अभी आपने कहा, मैंने होली की जब आपको शुभकामनाएं दी कि होली विदेशों में भी मनाएगी, जी, आपको या हरियाणा को उसका कोई फ़ायदा हुआ? आपको तो कोई फ़ायदा नहीं हो। अगर कोई विदेश में होली मना रहा है पर आप उसको गौरवान्वित होकर बता रहे हैं ना कि विदेशों में भी होली मनाई गई, आपने, हाँ, खुशी है। इसी तरह G20 का आयोजन पहली बार भारत में हो रहा है। इससे पहले जिस भी देश में होता रहा है 2-3 स्थानों पे होता था, हमारे देश में 90 स्थानों पे हो रहा है। तो ये पूरे विश्व पटल पर जो विदेशी लोग आते हैं वो भारत की धाक देखते हैं, भारत की चमक देखते हैं, यहाँ का जो कल्चर कितना मजबूत है। अगर वो झज्जर में भी किसी एक अच्छे से स्थान पर जाते हैं, शायद प्रतापगढ़, अगर वहाँ जाते हैं तो एक ही जगह पर भारतीय संस्कृति के अलग अलग पहलू देखे हैं। हाँ, आप आज गुल्ली डंडा भूल गए होंगे, आप आज कंचे भूल गए होंगे, लट्टू भूल गए होंगे, मिट्टी में नहाना, खेलना, कूदना भूल गए होंगे, काया डंका जो होता है वो भूल गए होंगे। परंतु वहाँ जाकर वो देखते हैं कि ये देश कितना समृद्ध था, कि यहाँ जो खेल की परंपरा है वो आज नहीं, वो हजारों हजारों साल पहले से चली आ रही है। तो उसको वो हमारी संस्कृति के नज़दीक आता है। दूसरा, आप हर चीज़ को लाभ हानि केवल आर्थिक पक्ष नहीं होता, उसके अलावा भी अगर जब वो छाया रहा कि 3 दिन गुरुग्राम में G20 के 38 देश यहाँ पर रहे, उनके हजारों लोग यहाँ रहे, तो विश्व पटल पर व्यक्ति जो अपने विदेश में इस खबर को देख रहा है उसको गुरुग्राम उसके मस्तिष्क में आता है। फिर गुरुग्राम का मतलब उसको IT कंपनी ध्यान में आती है। तो फिर वो ढूंढता है कि यहाँ इतनी जो फॉर्च्यून कंपनियों के ऑफिस यहाँ है, तो वो सोचता है यार मैं भी वहाँ जा सकता हूँ, मैं भी अपनी कंपनी वहाँ खोल सकता हूँ, जहाँ इतनी फॉर्च्यून कंपनी केवल एक छोटे से हरियाणा के एक ज़िले में है। तो इसके कारण आपके यहाँ रोजगार के उपलब्धि होते हैं, आपकी पहचान बनती है। आज आप पहले, इससे पहले विदेश में जाते थे
तो लगता था कि भारतीयों का वो गौरव नहीं, भारतीय होना सदैव गौरव का विषय रहा है, परंतु विदेशी में जब जाता था वो लगता था कि यार हमारा सम्मान नहीं है। आज वो जाता है तो उसको लगता है कि भारतीयों की एक पहचान है, तो इसके कारण हरियाणा की पहचान बनती है, गुरुग्राम की पहचान बनती है, और जब हरियाणा और गुरुग्राम की पहचान बनती है तो भारत की पहचान बनती है। इसलिए G20 आवश्यक है। और दूसरा हरियाणा के संदर्भ में इसलिए भी आवश्यक है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो परिवार पहचान पत्र PPP का जो क्रांतिकारी कदम बताया और उससे भ्रष्टाचार कैसे खत्म किया जा सकता है, वो G20 में एजेंडा था। हमारे यहाँ एजेंडा था कि एंटी करप्शन ब्यूरो के माध्यम से या बाकी करप्शन को किस तरह से रोका जा सकता है और करप्शन कैसे होता है, उसमें हमारे परिवार पहचान पत्र के कार्य को वहाँ चर्चा की गई। और महाराष्ट्र ने जो हमारा है वो इससे अलग इस संदर्भ में बता रहा हूँ, महाराष्ट्र ने भी उस प्रक्रिया को अपनाना शुरू कर रहा है। तो ये हमारे गुरुग्राम को लाभ मिला है। और उन्होंने स्टडी किया कि किस तरह से जो कांग्रेस के समय में होता था, और ये मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं 1 रुपया बेचता हूं तो 15 पैसे जाता है, 85 पैसे कौन खा जाता था। आज अगर मोदी जी 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया मिलता है, उसमें परिवार पहचान पत्र की भूमिका भी है। और मोदी जी का जो IT के प्रति विजन है कि आप IT के माध्यम से भ्रष्टाचार खत्म कर सकते हो, वो उन्होंने प्रूव करके दिखाया। और परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जो BPL में नहीं आता, जिसको वो लाभ नहीं मिलना चाहिए, वो उसका लाभ ले रहा है, वो उस लाभ से वंचित होता है। और जो वास्तव में वंचित था, जिसको इसका लाभ मिलना चाहिए था, वो इसके बीच में आ रहा है। अभी बड़ा शोर मचा कि कुछ लोगों की पेंशन काट दी। हाँ सर, हाँ शोर मचा, परंतु उनमें से मुझे एग्जैक्ट नहीं, पर 1 लाख का आंकड़ा हुआ है जो ITR भरते हैं, जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं जी। यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न है कि 2.5 लाख तक तो आपको टैक्स ही नहीं लगता था जी। उस लेते हैं। और ये कानून 180 पर लाभ मिलना चाहिए, 1,80,000 की आय तक का जो रिटर्न भर रहा है, तो इसका मतलब वो योग्य नहीं था, वो 1 लाख नाम कट गए। और जो बेचारा उस तक पहुंच नहीं सकता था, उसको हमने घर से ही किया, ना उसको कहीं आने की जरूरत नहीं। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से उसकी पेंशन भी लागू हो गई। तो BPL का जो लाभ, अगर वो 60 साल से ऊपर का है और अगर BPL परिवार में उसका बनना चाहिए था कार्ड, वो अपना आप बन गया। धमक देखिए। मेरा सवाल है मोदी जी को लेके, लगातार 4-5 साल से हर साल एक सर्वे की रिपोर्ट हमारे पास आ जाती है, आप फिर नंबर 1 वर्ल्ड के नंबर 1 लीडर बने हैं। प्रतिशत मात्रा बढ़ी है, घटी नहीं है, हमेशा मोदी जी ही। सच में दिल खुश होता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहे वो कोई भी है, नरेंद्र मोदी जी हैं, वो आज लगातार ऊपर नंबर 1 रैंक पे, नंबर 2, 3 नहीं, नंबर 1 पे, तो बड़ा दिल खुश होता है भाई। हाँ, अब हमारा देश बढ़ रहा है कहीं। कहाँ पर तो एक टाइम था जब परवेज मुशर्रफ टाइप के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, वो अमेरिका में थोड़ा सा भारत को लेकर कुछ भी कह देते थे, कंपटीशन रहता था भारत पाकिस्तान का। आज पाकिस्तान तो दिखता ही नहीं है, कहीं भी नहीं है, तो खुशी होती है हमारा देश बढ़ रहा है। लेकिन उस देश के बढ़ने से, देश की बात नहीं करूँगा, हरियाणा की बात करूँगा, हरियाणा में क्या प्रोग्रेस हुआ? नहीं, देश हरियाणा क्या इस देश से अलग है? नहीं, आप डिप्लोमेट ये मैं ये जानना चाहता हूँ, हरियाणा के युवाओं को क्या फायदा? बात कीजिए ना, फिर इसमें मोदी जी कहाँ गए? फिर आप हरियाणा के युवा को कहाँ फायदा? किस चीज में? जब देश आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ता है, जब देश आगे बढ़ता है, बेरोजगारी का तो वही चिल्लाहट है। नहीं, मैं इसको ही जवाब दूंगा, मुझे बेरोजगारी का पूछना, मैं जवाब दूंगा। ऐसे कि देश आगे बढ़ता है तो हरियाणा भी आगे बढ़ता है, और जब हरियाणा आगे बढ़ता है तो हमारा एक गांव भी आगे बढ़ता है। जब ऐसा होता है तो एक NRI जो यहाँ से जाता है और वो डांगर गांव गोद ले लेता है फरीदाबाद का, तो ये हरियाणा को लाभ मिलता है, क्योंकि हरियाणा का युवा वहाँ गया था। आज 1 लाख के आसपास के युवा हरियाणा में से बाहर जाकर परिवार विश्व में काम कर रहे हैं, ये है। और दूसरा, जब आप कहते हैं कि इन सब चीज़ों का लाभ, क्योंकि मैं आपका क्वेश्चन ठीक से समझ नहीं पाया कि आप वास्तव में क्या पूछना चाह रहे हो। मैं यही पूछना, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मोदी जी का डंका है पूरे वर्ल्ड पे। ठीक है, जब यूक्रेन रूस के समझौते की बात है तो अमेरिका चाइना नहीं आते, भारत से उम्मीद होती है भाई ये कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करवाएगा। इतने बड़े स्तर पे भी हरियाणा के अंदर युवाओं में जॉब की समस्या है भाई, जॉब नहीं मिल रही। अब डंके की बात कर लेते हैं, ये मोदी जी का आत्मविश्वास है ना, जिससे प्रेरणा लेता है हरियाणा का एक बालक। और जब ऑस्ट्रेलिया में पृथकवादी
भारत विरोधी नारे लगाते हैं तो वो अकेला युवा हरियाणा का उनके बीच में कूद पड़ता है, उस बेचारे को जेल भी होती है। वो ठीक है कि बाद में हरियाणा सरकार और देश की सरकार करके उसकी मदद करती है, वो जेल से बाहर निकलते हैं। तो ये जो जोश आया है देश के प्रति, वो हरियाणा के युवा को वो मोदी और मनोहर से मिला है, ये है। और जहाँ तक बात है रोजगार की, आज पंजाब में सर एक थाने में पूरा जो मामला देखा आपने, इतने लोग हथियारबंद अंदर चले गए और एक कैदी को निकलवा लाए, वो भी मैंने एक देखा। हरियाणा की खराब जिक्र करते पंजाब। हाँ नहीं, आपने कहा पंजाब का आपने जिक्र किया, इसका प्रश्न तो आम आदमी पार्टी से पूछना चाहिए। जी। और हम तो कह रहे हैं कि शुरू से कहते आ रहे हैं कि जब से आम आदमी पार्टी का जन्म ही विघटनकारी ताकतों के माध्यम से हुआ, तो आज उसका परिणाम देख रहे हैं। इसका मतलब जो कल तक हम कहते थे कि बॉर्डर स्टेट है, कैप्टन अमरिंदर जी ने भी कहा कि ये बॉर्डर स्टेट है, इसको आम आदमी पार्टी से बचाना चाहिए, तो उसके दुष्परिणाम दिख रहे हैं। मेरे आरोपों की पुष्टि आप खुद कर रहे हो कि वहाँ हो क्या रहा है। मंदिरों पे हमले होने लगे हैं, जिस तरह से वहाँ मंदिरों पे हमले हुए, जिस तरह से वहाँ थाने पे हमले हुए, तो ये सब चीज़ें हैं। और बॉर्डर स्टेट के लिए तो वास्तव में खतरनाक स्थिति है, दयनीय स्थिति है पंजाब की। पंजाब के मुख्यमंत्री जा रहे थे अभी मुंबई में कि इन्वेस्टर लेके आएंगे। सर, आपको पंजाब में इन्वेस्टर लाने की जरूरत नहीं है, जो वो लोग वहाँ पर है वो भागे नहीं, इसकी चिंता पंजाब कर ले। आज तो पंजाब के लिए यही कठिन विषय है। तो वापस फिर हरियाणा पे आते, तो मोदी जी के इतने बड़े पराक्रम से हरियाणा के युवाओं को क्या फायदा हो? मेरा सवाल फिर से सर, मैं कहूँ पूरे हरियाणा को फायदा हो रहा है। आज मोदी जी के और मनोहर जी के पराक्रम के चलते ही लाठर जी यहाँ बैठे हैं, ये कोचिंग चलाते हैं जी। ये अपने मन से ईमानदारी से अकेले में पूछने, मुझे ऑन एयर इसका कोई जवाब नहीं चाहिए कि 2014 से पहले नौकरियां लगती थी तब प्रामाणिकता से भ्रष्टाचार मुक्त लगती थी या अब लगती है? तो ये मोदी और मनोहर जी का ही तो है। और मनोहर जी को तो आईटी की जानकारी देने वाले मनोहर जी को आईटी की जानकारी देने वाला माननीय मोदी जी है। तो ये ऐसी जोड़ी है जिसने करप्शन भगाया है, और इसके कारण हरियाणा के गरीब से गरीब परिवार के बच्चों में यह आत्मविश्वास है कि योग्यता के आधार पर, चाहे वो देश में कहीं नौकरी लगने का सवाल हो सेंटर की एजेंसी के माध्यम से या हरियाणा में लगने का हो, ये हरियाणा को पढ़ना चाहिए और पढ़ने के कारण नौकरी मिलती है। ये मोदी और मनोहर का ही कमाल है। नौकरी की बात आती है तो मेरे दिमाग में एक विशेष वर्ग आता है, घुमंतु जाति, टपरीवास और विमुक्त जाति। उनको 5 नंबर देने की बात कही थी सरकार, अब चुप है। वो डिज़र्व करते हैं, वो गरीबी रेखा के ऐसे स्तर पर गुजर रहे हैं, उनका अगर आप घर जाके देखेंगे तो बुरा हाल है। तो क्या बिजनेसमैन की सरकार है? चलिए, आपकी बात मैं मानूंगा जी। अभी हम टपरीवास और घुमंतु जातियों को छोड़ देते हैं जी। अभी जितने भी नौकरी लगे हमारी सरकार में 1 लाख के आसपास लोग नौकरी लग चुके ऊपर है, उसमें से कितने बिजनेसमैन है उसका आंकड़ा दे दीजिए मुझे। गरीब और किसान नहीं, गरीब और किसान का बच्चा यहाँ लग रहा है, आज जींद का बच्चा है, आज फतेहाबाद का है, तो भिवानी का है, महेंद्रगढ़ का है, रेवाड़ी का। हाँ, अब तो आप ठीक आइए ना, आप क्वेश्चन ठीक पूछिए। आप ये मत कहिए कि केवल अमीरों को लाभ मिलेगा या पूंजीपतियों को लाभ मिलेगा। अब जहाँ तक घुमंतु जाति का आता है, हमने उनके लिए 5 नंबर का 100 में से 5 नंबर का हमने रखा था, जिसमें से गलती से कहीं एक नोटिफिकेशन में एक चीज़ आ गई जिसको हम जल्दी उसमें संशोधन कर लेंगे कि ये लाभ घुमंतु जातियों की उन जातियों को मिलेगा जो एससी और बीसी नहीं है, परंतु अधिकतम जातियाँ वो एससी और बीसी में आ जाती है, जिसके कारण उनको वो लाभ नहीं मिल पाया। जो जाति उसमें है अभी उनको तो लाभ मिल ही रहा है, परंतु जल्दी इसके नोटिफिकेशन में हम संशोधन करने वाले हैं जिससे कि ये सभी की सभी जातियों को मिल सके। जो घुमंतु जाति है उन सबको मिल सके, कुछ को मिल रहा है, अधिकतम को कुछ समय बाद मिल जाएगा। ओके, तो अभी आपने कहा था जो एससी बीसी वर्ग में भी नहीं आता उनको भी हम कहीं ना कहीं, कोई बीपीएल में भी नहीं है तो उनको हम कोई ना कोई लाभ देते नहीं है। जो आपने नौकरी का विषय आया है, हमारे नोटिफिकेशन में एक संशोधन करने की आवश्यकता है। जो इनके लिए 5 नंबर का दिया गया तो 5 नंबर किसी को दिए जा रहे हैं, कुछ जातियों को दिए जा रहे हैं जो कि एससी और बीसी में नहीं आती है।
अच्छा, ऐसी कुछ जातियां हैं जो एससी बीसी वर्ग में नहीं है? जैसे मुझे एक जाति का पता है, तगा। हाँ, जो करनाल में और एक अन्य जिलों में है जी। उनको मिल रहे हैं। ये वो जाति हैं जिनको जब अंग्रेज थे, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया जी। तो उनको उन्होंने शत्रु घोषित कर दिया और एक तरह से समाज से उनको बिल्कुल अलग कर दिया। उनका खाना पीना, या कहती है गांव को केवल गांव में बांध दिया। उस गांव से कोई संपर्क नहीं कर सकता, उस गांव में कोई शादी नहीं कर सकता, उस गांव से कोई व्यापार लेन देन नहीं कर सकता। तो वो जातियां अगड़ी जातियां होते हुए भी, परंतु इस सब बंधनों के चलते वो बिल्कुल पिछड़ गए और आज उनके पास कुछ नहीं है। तो ऐसी कुछ जातियों को लाभ मिल रहा है। तो ये भाजपा ने, अब मैं फिर से सीधा सा सवाल पूछूंगा, तो ये क्रेडिट क्या भाजपा ही ने उनको दिया या पहले भी सरकार उनको देती है? ये कभी 5 नंबर का जो क्रेडिट है? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की पहल है, देन है, और पूरे देश में आज इसको अपना रहा है। तो इसका एकमात्र श्रेय अगर किसी को जाता है वो हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को जाता है। ओके। एक सवाल आता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैंने लास्ट टाइम आपसे सवाल किया था हरियाणा पुलिस को लेके। आप अगले ही दिन उनके टेंट में चले गए थे और उनको कहा था 15 दिन के अंदर अंदर आपको नौकरी दी जाएगी। तो वो बड़े खुश हुए, उन्होंने टेंट अगले दिन उतार दिया और बच्चे सभी अपने घर चले गए। जैसे ही 15 दिन हुए, 13वें 14वें दिन खबर चलने लगी, भाई फाइल वहाँ चली गई, वहाँ चली गई, वहाँ चली गई। बच्चे 3087 लग भी गए। अब उन बच्चों में से कुछ तो 5500 की वेटिंग लिस्ट में लगभग 2-1000 बच्चे वो रह गए हैं, 2500, और उनमें से 1100 लड़कियां, 6600 में से 1100 लड़कियां बची हैं। एक तो सेकंड लिस्ट आनी है लड़कों की, वो आ जाएगी जब भी आएगी। जो लड़कियां हैं वो घबराई हुई है। कारण आपने ट्विटर पे मैसेज डाला, हमने 5500 का वादा पूरा किया। अब लड़कियों के दिल में ये है, भाई 5500 का वादा पूरा कर दिया, वादा तो 6600 का था, हमारा क्या होगा? देखिए, मनोहर सरकार में कोई घर बैठता नहीं जी। उसमें एक तो मैंने ये नहीं कहा कहीं भी आप मेरी बाइट उठा के देखिए, मेरा पुराना इंटरव्यू देखिए, या उस दिन जो बाइट थी उस दिन आप नहीं थे वो बाइट उठा के दिए। मैंने ये नहीं कहा कि 6600 को नौकरी मिल जाएगी। मैं कभी ऐसे वो नहीं करता। हाँ, नहीं, मैंने उनको ये कहा कि तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जो संभव होगा वो हम करेंगे। तो तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जो अभी संभव हुआ वो हमने किया है। जहाँ तक मेल पुलिस और बच्चे हैं, इनकी भी कुछ औपचारिकताएं पूरी होनी है, वो शायद कल तक या आज तक पूरी हो जाएगी, तो जो बच्चे हैं वो भी हो जाएगी। जहाँ तक महिला पुलिसकर्मी का सवाल, हाँ, उनका सवाल है, उसमें अभी कुछ तकनीकी अड़चनें हैं जिसमें जल्दी ही वो तकनीकी अड़चनें दूर होगी, माननीय न्यायालय के माध्यम से दूर होगी। माननीय न्यायालय में हम इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको इतना विश्वास रखना चाहिए, जब हम जेबीटी जो कि 12,770 थे, जो कि हुड्डा साहब के समय में लगे थे, और उनको कैसे हम उनकी कैसे मदद की है, राजेंद्र शर्मा जी से पूछ लीजिएगा। जब हम उनका काम कर सकते हैं तो ये भी करेंगे। जब हम 6600 में से अगर 5500 कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि हमने एक बड़ा नंबर तो निकाल दिया है। अब बचती है 1100 बेटियां। कोर्ट में उनकी लड़ाई और बेहतर तरीके से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। 5500 की हमने वादा पूरा कर दिया, मतलब 1100 का और आप मैसेज डाल देंगे जल्दी से जल्दी। देखिए, तकनीकी अड़चन है तो तकनीकी अड़चन में मेरा कोई ट्वीट कल को उनकी नौकरी में समस्या ना बन जाए, तो ये सब ध्यान में रखते हुए हमें ट्वीट करने पड़ते हैं कि इसलिए उनको विश्वास है, उनको विश्वास रखना चाहिए। जी जी। ये तो भाई बड़ी खुशी की बात है आपके लिए। एक सवाल है हमारे दीपक लाठर जी का, एसएससी कैलेंडर सीईटी को लेकर क्या सवाल है सर आपका? सर देखो, हरियाणा सरकार को सबसे ज़्यादा युवाओं ने सपोर्ट किया है, और वो भी फ्री में नौकरियां मिल रही हैं, कोई पैसा नहीं देना पड़ता। लेकिन मधुबन भी गए थे हम, हाँ, मधुबन ऑटो चलाने वाले थे, मतलब 98% ऐसे लोग थे वहाँ पे जो बिल्कुल मजदूर, ऑटो चलाते हैं, बिल्कुल गरीब, वो इतने खुश थे, अलग ही रौनक थी उनके मुंह पे। ज्वाइनिंग हुई है अभी हरियाणा पुलिस वालों की। तो जो युवा हैं वो ये चाहते हैं कि भाई हमें एसएससी की तरह एक फिक्स कैलेंडर मिल जाए 1 साल का। चाहे आप बता दें कि अगस्त में फॉर्म निकलेंगे, सितंबर में ये होगा, अक्टूबर में ये होगा, ऐसे जैसे एसएससी बताती है।
वो जैसे एक क्रम होता है सर, जैसे इस दिन हम ये पोस्ट निकाल लेंगे, इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे, इस दिन इसका पेपर होगा और इस दिन रिजल्ट आएगा। ज्वाइनिंग में टाइम लगता है, वो अलग प्रक्रिया होती है, वो सब जगह लगता है। तो ऐसा कैलेंडर क्यों नहीं जारी करते, तो इससे बच्चा लगातार 1 साल पढ़ता रहे। अब हमारे साथ क्या हो रहा है सर कि बच्चे पढ़ने लग जाते हैं, पेपर आते आते 1 साल लग जाता है और फिर उनको यकीन ही नहीं होता कि पेपर है। अब जैसे बोल रहे थे अभी CET का पेपर हुआ तो 80% बच्चों को ये था कि ये भी झूठ निकलेगा, 5 और 6 नवंबर का होगा ही नहीं। तो ऐसा एक फिक्स टाइम बता दें, चाहे लेट बता दें, उससे बच्चों में नेगेटिविटी आती है जी, उनको लगता है कोई फ़ायदा नहीं तैयारी करने का। फिक्स कैलेंडर सर ऐसा है, हमारा फिक्स कैलेंडर ही है। कुछ लोगों का काम केवल इस सरकार के प्रति नेगेटिव फैलाना ही है। जो वो 2% 3% लोग हैं, वही जा डायरेक्शन में शामिल थे, वही तथाकथित किसान आंदोलन में शामिल थे, वही जब हमने ये अग्निवीर की 60-70 साल वाले हुड्डा जी के नेतृत्व में विरोध करने आए थे, 60-70 साल के युवा, वो उसमें भी शामिल थे। वो सरकार हितैषी कार्य में जिनका काम आलोचना करना है, वो केवल वो वर्ग है। अब ये सरकार की विश्वसनीयता बनती है। लाटर साहब ने कहा कि नवंबर में आपका एग्जाम हो गया, बच्चे खुश हो गए। अब अगला नवंबर आने दीजिए, उसमें फिर एग्जाम हो जाएगा, आप निश्चित रहिए अगले नवंबर में एग्जाम होगा। CET का जैसे हर साल हुआ था जी, अभी जो पिछला हुआ था उसकी वैकेंसी आ गई है परसों, बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए हरियाणा सरकार का। लेकिन सर अब दोबारा जो CET होगा वो क्या 2023 में होगा? 23 नवंबर में होगा। आपने क्वेश्चन किया था ना कि आपके यहाँ नौकरी पूंजीपतियों को मिलती है, तो ऑटो चलाने वाला, किसान में मजदूरी करने वाला, दिहाड़ी मजदूर, ये सब पूंजीपति होते हैं क्या? तो मैं पूंजीपति की परिभाषा बदल लेता हूँ। नहीं सर, खुशी होती है। अब देखो, मतलब मैं तो एक यूट्यूबर हूँ, पत्रकार तो खैर नहीं हूँ। मैं वहाँ पे जब खड़ा था तो माँ बाप की आंखों में आंसू था, वो बोले कि भाई भाजपा पे ही हमें उम्मीद थी और भाजपा ही नौकरी थी। बड़ा इंटरव्यू है मैंने किया, बड़ा वायरल भी हुआ, बड़ा लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, तो खुशी होती है सर। हाँ, देखिए, पारदर्शिता के आधार पर जब ये चीज़ें होंगी तो वास्तव में जेन्युइन व्यक्ति आएगा। आलोचना करने का हमें तथ्य होते थे, जो नौकरी लगता था तो उसमें रिकॉर्ड निकल आता था, ये इसका बेटा, ये इसका रिश्तेदार है। हमारी किस नौकरी में आज तक, जो हमारे अभी चेयरमैन है HSC के भोपाल जी, इनके बच्चों ने भी भरा होगा जी। इनसे एक बार मेरी बात हुई जब ये मेंबर थे, इनके बहन भाइयों के भी बच्चों ने भरा होगा जी। किसी का नहीं हुआ। उस समय जो मेंबर थे, मैं ये नहीं कह रहा कि इनका नहीं होना चाहिए, अगर कोई योग्य होने में कोई बुराई नहीं, परंतु इंटरव्यू के तो मार्क्स मिल ही सकते थे इनको। नहीं, मैं बात उसकी नहीं कह रहा जी। कि ये हमारी पारदर्शिता है, योग्य होगी तो लग जाएगा। तो ये विश्वास, और ये लाटर साहब कह रहे हैं, मैं तो इतना नहीं जुड़ा इस विषय से, लाटर साहब तो जुड़े और आप भी जमीन पे जुड़े हुए हैं, मेरे से ज़्यादा फील्ड में जाते हैं, क्योंकि हमारी व्यवस्था है, हम वैसे तो फील्ड के नेता कहलाते हैं, पर हमसे ज़्यादा फील्ड में आप लोग जाते हो, क्योंकि हमें सचिवालय में भी बैठना है, मुख्यमंत्री जी द्वारा हुए कार्य भी निपटाने हैं, और चीज़ें होती है, कार्यकर्ताओं से भी मिलना है। ये वास्तव में जो विश्वास जगह है ना कि योग्यता के आधार पर नौकरी। अभी मेरे साथ कुछ लोगों ने नाश्ता किया, जिनमें से रेफरेंस से 1-2 लोग जो भी चुने गए हैं HCS में, उनमें से एक इंस्पेक्टर है जिन्होंने बताया कि वो राजस्थान में एक्साइज या इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर था। कहते मेरी बात हुई, मुझे लगा कुछ कर लेते हैं, फिर मुझे लगा यार मैं तो ऑलरेडी इंस्पेक्टर हूँ, तो मुझे क्या करना है, वैसे ही देख लेते हैं जी। ये हमारी विशेषता है। एक मिस्टर लगे हैं, उनसे पूछना, वो भी शायद इंस्पेक्टर है, वो भी मुझसे मिल के गए थे। अभी जब उनका चयन हो गया तो एक माध्यम से उन्होंने कहा कि जी एक बार मिल लेते हैं, तो वो मिले। उन्होंने सेम यही कहा, कहते जी लोग विश्वास नहीं करते। तो फिर मैंने कहा लोग तो विश्वास करते होंगे, कुछ लोग नहीं करते जी। मैंने कहा उनका काम ही यही है। उदाहरण तो लाठर जी है, ये तो कोचिंग देने का काम करते हैं, इनके कोचिंग दिए हुए कुछ ना कुछ व्यक्ति तो लगते ही होंगे, बहुत ज़्यादा सर। और इनके दिए हुए व्यक्ति जो इनके पास फ्री पढ़ने आ रहा है, वो बच्चा कितना गरीब होगा जो फ्री एजुकेशन चाह रहा है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। दीवार भरी पड़ी है सर पोस्टरों से जो लगे हैं। सर नेक्स्ट सवाल जो है वो ये है कि जो 2024 में MP MLA के इलेक्शन होने हैं, MP के ही होने हैं, इकट्ठे तो शायद नहीं होंगे, मेरे ख्याल से आप चाहते नहीं इकट्ठे हों, इकट्ठे हो जाएं तो अच्छा भी है। MP के सुने हैं कि 10 में से 7 टिकट कटेंगी। तो मतलब सर आप मेरे पे ही आप क्यों क्वेश्चन छोड़ रहे हैं सर? मतलब
खबरें ये चली हुई हैं कि हर बार भाजपा कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करती है, कहीं मुख्यमंत्री बदल दिया, कहीं कुछ कर दिया, कहीं कुछ। जब ये लग रहा है 10 के 10 MP आपके जीते हुए हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा यहाँ पर ऐसा एक्शन करेगी तो MP के कुछ MP जो मुख्यमंत्री बनने की आड़ में हैं, वो MP बन के तो नहीं मुख्यमंत्री बन सकते, वो MLA बनेंगे, इसलिए फिर वो मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए 90 के 90 विधायक जो चुन कर आएंगे उन सबका स्वागत है मुख्यमंत्री बनने के लिए। ये तो नहीं बनेगा, जो विधायक दल उसमें से चुन लेगा 90 के 90 विधायक में, वो बन जाए। रुकावट नहीं आनी चाहिए। मैं तो चाहता हूँ निबाध रूप से इस ओपन को देखें। और जहाँ तक आपने कहा है कि सांसद बदले जाएंगे नहीं बदले जाएंगे, इसका उत्तर तो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी दे सकते हैं। इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। क्या ये एक्सपेरिमेंट MLA के इलेक्शन में भी हो सकता है? कौन सा एक्सपेरिमेंट? बदलने का। ये भी श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी बता पाएंगे। भाई जो मेरे अधिकार से तुम्हें नहीं आता, ऐसी किसी मीटिंग में मैं अपेक्षित नहीं हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो लाखों कार्यकर्ता हैं उनमें से मैं एक हूँ। जैसे उन लाखों कार्यकर्ता को नहीं पता, ऐसे मुझे भी नहीं पता। तो इसका उचित स्थान इस पर्सन का माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी है। अंतिम सवाल की तरफ, हमेशा से खबर उठती है 2-4 महीने बाद मुख्यमंत्री जी बदले जाएंगे। मैं एक व्यक्ति से बोला, यार मुख्यमंत्री क्यों बदले जाएंगे जब काम करें? उसने कहा, जो हरियाणा की जनता भी ऐसा ही सोचती है कि भाई इसलिए बदले जाएंगे क्योंकि 10 साल से एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रही है, नाराजगी मुख्यमंत्री के प्रति ही है। अब अगर लास्ट के इलेक्शन के 2-3 महीने उनको बदल देंगे तो एंटी इनकम्बेंसी जो मुख्यमंत्री जी के खिलाफ थी वो खत्म हो जाएगी, फिर भाजपा सरकार बना जाएगी। देखिए, आपके पर्सन ही आपके अन्य पर्सन आपके पुराने पर्सनों को काट देते हैं। आपने कहा कि ये सरकार युवा लेकर आए थे। आपने कहा युवा बड़े खुश है माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से। तो अगर उन्होंने ही सरकार बनाई और आप ही कह रहे हैं वो खुश है, तो एंटी इनकम्बेंसी हुई कहाँ? अलग अलग जगह की अलग अलग प्रतिक्रियाएं। तो उनको मत मानो ना। आप तो कह रहे हो सरकार जो बनाते हैं आपने उनका मत बता दिया, तो जो सरकार नहीं बना रहा उसकी क्या सुनना? क्या जजपा के साथ इलेक्शन लड़ेंगे 2024? इसका उत्तर भी श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी देंगे। मतलब आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है? अगर कंफर्म होता तो हाँ उनके साथ तो हम लड़ेंगे, तो कंफर्म होता तो ऐसा कह देते। ये मेरा विषय नहीं ना, इस प्रश्न का उत्तर देना मेरा विषय नहीं है। मेरा इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ओके, तो अभी मार्च का महीना चला हुआ है। अक्टूबर तक की अगर मैं पूछूं कि भाजपा हरियाणा में अक्टूबर इन 6, 7, 8 महीनों में क्या नया करेगी, तो आपके पास क्या जवाब? क्योंकि अब तो मुख्यमंत्री जी के साथ। हाँ, भारतीय जनता पार्टी अभी 6 अप्रैल को हमारा स्थापना दिवस है जी। उसको 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी, तो 6 अप्रैल को हमारा अपना स्थापना दिवस है। उसको बड़े बेहतर ढंग से मनाएगी। उसके नाते हर बूथ पर या हर पन्ना प्रमुख हो तो पन्ना प्रमुख के हम सम्मेलन करने वाले हैं 90 की 90 विधानसभाओं में से कुछ हम पन्ना सम्मेलन करेंगे, विधानसभा के पन्ना प्रमुख सम्मेलन, जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लाभ मिला है, चाहे वो माननीय मोदी जी की योजनाओं का लाभ मिला हो, चाहे माननीय लाल जी की योजनाओं का लाभ मिला हो। सरकार के कार्य और भारतीय जनता पार्टी की कर्तव्य निष्ठा और उसकी मेहनत के आधार पर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा में बनने जा रही है। इसके अलावा निगम के चुनाव आ ही रहे हैं ना मई में जी, उससे भी पता चल जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ नहीं खड़े हैं। लोग तो इस प्रश्न का उत्तर देने से बचते हैं। उनको लगता है अगर कहीं हार गए तो क्या कहेंगे, मैंने ये आज कह दिया। भारतीय जनता पार्टी के साथ कितने लोग हैं? लास्ट टाइम मैंने जब आपका इंटरव्यू किया तो आपने एक आंकड़ा दिया कि लगभग 5 लाख सरकारी कर्मचारी हरियाणा के अंदर है, लगभग 5 लाख। उनमें से 2-2.5 लाख तो पक्के कर्मचारी हैं, 2.5 लाख। अब वो 2.5 लाख जो कर्मचारी वो OPS पे अड़िग है, ओल्ड पेंशन स्कीम। बड़ा आंदोलन भी हुआ, लठ भी लगे उनको। भाजपा सरकार का क्या स्टैंड है? हरियाणा में जो एग्जैक्ट नहीं पर जितनी जानकारी मुझे 4,48,000 हमारे यहाँ सैंक्शन पोस्ट है, जो अभी तक इसके आंकड़े आ रहे हैं। क्योंकि हमने इस पे एक आयोग का गठन कर रखा है, एक्चुअल आंकड़े आ जाएंगे, पर 4,48 मोटा मोटा है, जिसमें से लगभग 2.5 लाख और एक कुछ मिलाकर हमारी सब पे काम करने वाले लोग हैं। कुछ फिक्स है, कुछ परमानेंट है, कुछ अन्य माध्यम से कौशल रोजगार के माध्यम से काम कर रहे हैं। 1 लाख प्लस वो है। जहाँ तक आपने कहा कि OPS ओल्ड पेंशन स्कीम, इसको 1 जनवरी 2006 में
कर्मचारियों के भीष्म पितामह, कर्मचारियों के लंबरदार ओम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने समाप्त किया था जी 1 जनवरी 2006 में। उसके अलावा 6 में 1 जनवरी 2006 में उन्होंने इसको समाप्त किया था जी। वो तब भी सहमत नहीं थे जब 2009 का चुनाव लड़ा, इसलिए उन्होंने 2009 के चुनावी घोषणा पत्र में भी ओपीएस लागू करने का कहीं जिक्र नहीं किया था। अगर उनसे गलती हो, मैं उसी पे आ रहा हूँ। उसके बाद उनको लगा गलती इस पर नहीं हुई कि कर्मचारियों का हित किस में किस में नहीं है, गलती इस चीज पे हो गई कि मैं राजनीतिक रूप से हाशिए पे जा रहा हूँ, मेरा बेटा राजनीतिक रूप से हाशिए पे जा रहे हैं, तो फिर मैं वापसी कैसे कर सकता हूँ। तो जो सही काम किया था उसको भी गलत करने में, इसलिए वो कह रहे हैं कि ओल्ड ओपीएस लागू होना चाहिए। उनका कहीं इससे कोई लेना देना नहीं था। उनको अगर इस मामले में लगता था कि उनसे गलती होगी तो 2009 में उस गलती को वो सुधार सकते थे। उनको ये एहसास ही नहीं था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के कार्य इतने होंगे कि उनको राजनीति में बिल्कुल हाशिए पर लेकर चले जाएंगे। तो वो तो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूर्ति के लिए ओपीएस की बात कर रहे हैं, उनका कर्मचारियों के हितों से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा तनख्वाह में और पेंशन में चला जाता है। जहाँ तक मुझे याद है, जब हमारी सरकार आई, 1 रुपये 7 पैसे 4 चीज़ों पर खर्च होते थे। सरकारी की तनख्वाह, कर्मचारियों की उनकी पेंशन, जो पेमेंट लोन लिया होता है उसकी किस्त और उसका ब्याज, इसमें देने के लिए 1 रुपये 7 पैसे खर्च होते थे। यानी कि 7 पैसे आपको फिर लोन लेना पड़ता था इन 4 चीज़ों को पूरा करने के लिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ें तो भूल जाओ, वो तो सब चीज़ें लोन पर होगी। हमने उसको मजबूत किया और एक बार हम 92 पैसे तक आ गए थे इन 4 कामों के लिए। फिर हमने 7वां वेतन आयोग लागू किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो फिर थोड़ा बढ़ गया। तो हरियाणा के हित में और देश के हित में हमारा मानना यह है कि ये लागू करने से बचना चाहिए, परंतु कर्मचारियों के हित हमारे लिए सर्वोपरि है। तो इससे जो नई पेंशन स्कीम है उसमें 10% अंशदान होता था कर्मचारी का और 10% अंशदान करती थी सरकार जी। उसको और बेहतर करने के लिए, कर्मचारी के सुखद भविष्य के लिए, कर्मचारी का अंशदान 10% और हमने बढ़ा दिया अपना, उसमें 14% करनी है। हमने अपनी तरफ से 4% और डालना शुरू कर दिया, जिसके कारण कर्मचारियों को और ज़्यादा पैसे मिले। तो कर्मचारियों के हित में वो निर्णय जो वास्तव में उनके हित में है, उसमें अगर हमें थोड़ा आर्थिक कष्ट भी हो रहा है वो करके हम पूरा कर रहे हैं, परंतु हम लोक लुभावन नारे लगाने में विश्वास नहीं रखते हैं। कर्मचारियों का हित हम वास्तव में कर रहे हैं। उनको दुर्घटना के समय बीमा, उनको कैशलेस इलाज, उनके परिवार के बच्चों को पढ़ने के लिए ज़्यादा पैसा देना, वो सब हमने किया है। और इससे मतलब फिर भी इसके लिए एक हमने कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। पता नहीं क्यों सरकार, मतलब जब नई नई से बातें आती हैं तो यूँ लगता है सरकार मेरे ख्याल से दोबारा तीसरी बार आना ही नहीं चाहती। ओपीएस का जिक्र जैसे अभी हमने किया, पूरे हरियाणा के जो सरकारी कर्मचारी नाराज से दिख रहे हैं। अब जो उससे भी बड़ा बवंडर फूटा वो सरपंचों का था। सरपंचों की तो भाजपा ने पिटाई भी करवा दी यहाँ पे। तो सरपंचों की बातें भी नहीं, मतलब मेन बात क्या है, मैं गाँव में मैंने सर्वे किया, मैं सरपंचों की बात नहीं करूंगा, सरकार की बात। गांव में जाके जो आम आदमी था उससे बात की मैंने, वो यूँ बोला जी 2 लाख तो थोड़े हैं, सरकार कम से कम 4 लाख 5 लाख कर दे। बड़ा गांव है, एक छोटी सी गली भी बनवानी पड़ी तो वो ई टेंडरिंग होगी, वहाँ जाएगा, कम से कम छोटे मोटे स्तर के काम तो हो जाएं। 2 लाख में तो कुछ नहीं, 2 लाख में भी 36,000 रुपये तो टैक्स भर दिया उसने। देखिए, एक तो ये परसेप्शन गलत है कि 2 लाख है, पैसा जितना मर्जी सरपंच कर सकता है। 2 लाख वो है जो बगैर ई टेंडरिंग खर्च किए जाते हैं। ई टेंडरिंग की प्रक्रिया भी हमने केवल 15 दिन की कर दी। अब उनकी ई टेंडरिंग भी अगर कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है तो वो वहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे समाप्त हो जाएगी, उसका चंडीगढ़ से कोई लेना देना नहीं होगा। ये लोगों को बताने की आवश्यकता है। वो एग्जैक्ट अभी आंकड़ा नहीं है, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 3 दिन पहले भी वो बताया था, हजारों सरपंच काम करना शुरू हो गए हैं। तो मैंने तो कहा ना, वो कुछ लोग, अब केवल कुछ लोगों की ही कहानी रह गई है, बाकी सब चल पड़े। और एक व्यक्ति मुझे भी मिला जी, कह रहे भाई साहब पहले मुझे बड़ा दुख हुआ था, अब मैं बड़ा खुश खुश घूमता हूँ जी। मैंने कहा पंडित जी कैसे?
वो वत्स थे मेरे मित्र, कहते भाई मैंने अपना वोट दिया, मेरा सरपंच हार गया, पर मुझे लगता है मेरा वोट ईमानदार व्यक्ति को गया। तो अलग अलग मत है। वत्स साहब ने ये कहा कि उसका सरपंच हार गया, उस पर उसको फक्र हो रहा है क्योंकि मैं कह सकता हूं कि मेरा उम्मीदवार ईमानदार है। अगर आपको एंट्रिंग ही करनी थी तो इलेक्शन से पहले बता देते, थोड़ा सा लोग सोच समझ के इलेक्शन लड़ते, कुछ तो लड़ते ही ना। नहीं, मैं इस रूप में नहीं मानता, मैं ये नहीं मानता। मैं मानता हूँ सारे सरपंच हमारे ईमानदार है, सारे काबिल है, ईमानदार तो है ही वो। परंतु इसमें कुछ कुछ लोग हैं ना, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और बाकी विपक्ष है, इनके आसपास के जो कुछ लोग हैं वो चलते हैं। देखिए हमारे यहाँ विरोधाभास क्या होता है। एक जगमंती सागवान है, आपने नाम सुना होगा, मार्क्सवादी हैं, महिलाओं के इशू को लेकर मैं आज तक उनके स्टेटमेंट के अनुसार लड़ती कितना, पर स्टेटमेंट में वो लड़ती हुई जरूर दिखती थी। हमारे जीवन में दोहरा चरित्र कितना होता है। जब वो बंगाल की बेटी आई जो कि कम्युनिस्ट विचारधारा की थी, उसके यहाँ रेप होता है, उस रेप की आज तक उसने कभी सजा दिलाने की बात की हो, कभी उनके जब वो पकड़े नहीं गए थे उसके लिए कोई धरना दिया हो, कोई प्रदर्शन दिया हो, दिखा दो। और कहीं छेड़छाड़ होगी उसके लिए कूद जाएगी। तो जब आप दोहरे मापदंड से, तो ये कुछ लोग में फिर आप शामिल हो जाते हो। तो ये कुछ लोग हैं जिसमें कम्युनिस्ट भी है, जिसमें कुछ कांग्रेस भी है, जिसमें कुछ इनेलो वाले भी हैं। ये है कुछ लोग हैं जिनकी संतुष्टि आप जीवन में नहीं कर सकते, यानी कि जो सोने का नाटक कर रहे हैं उनको आप नहीं जगा सकते। बाकी संपूर्ण हमारे 22 जिले, 36 बिरादरी मुख्यमंत्री के द्वारा पारदर्शिता को लेकर काम किया जा रहा है, और उसका उदाहरण आप इसी तरह से देख लीजिए। इन बच्चों की नौकरी का, ये पारदर्शिता का एक उदाहरण लास्ट में मैं दे रहा हूँ। पिछली बार शायद हमने चर्चा भी की थी। ये मुख्यमंत्री का विचार था कि आपको राशन अगर लेना हो, मैं गुड़गांव में रहता हूँ और मेरी दुकान है, मान लीजिए मैं किसी फैक्ट्री में काम करता हूँ जो उद्योग विहार है। उद्योग विहार में जहाँ मेरी फैक्ट्री में काम करता हूँ उसके साथ ही राशन की दुकान है। मैं लंच में जाता हूँ और वहीं से अपना राशन ले लेता हूँ। तो ये पारदर्शिता का लाभ है ना। नहीं तो वो क्या है कि उसको छुट्टी करनी पड़ती 2 घंटे की, 1 घंटे की, फिर किस लिए कि राशन लेना है, अब वो ब्रेक में ले लिया। तो ये जो आधुनिक तकनीक का उपयोग मुख्यमंत्री, और आज 1 कार्ड और 1 नेशन ऐसा करके वो है, आज वो आपका राशन कार्ड पूरे देश में चलने लग गया। हरियाणा ने उसकी पहल की। तो मुख्यमंत्री कठिन निर्णय के लिए लेने के लिए जाने जाते हैं, पर वो सारे कठिन निर्णय का एक ही उद्देश्य होता है कि जो डिजर्व करता है, जो उसको उसका लाभ मिलना चाहिए था, वो उसको लाभ मिले। ये है मेरा फसल मेरा बीरा। किसने सोचा था इतना क्रांतिकारी कदम होगा। बैठ के पहले पटवारी वगैरह कहीं कुछ भी लिख देते थे, आज वो आप भरेंगे तो आपको पैसा मिल जाएगा। जहाँ आप चावल की जगह अगर कन्या फसल नहीं जाते उसके जो पैसे हैं वो मिल जाएंगे आपको। 2000 रुपये प्रधानमंत्री जी मोदी जी भेजते हैं वो आपको मिल जाएंगे। आज क्यों होता है कि हम ये कहते हैं कि पहले आप एक बार ये करिएगा, जब हमारी सरकार नहीं थी किसान को अपनी फसल बेचने के कितने दिन बाद पैसे मिलते थे, आज हम 72 और 48 घंटे पे आ गए। इसका भी विरोध हुआ। पढ़ी लिखी पंचायतें होनी चाहिए, इसका भी विरोध हुआ। हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लोग स्लोगन के रूप में इस्तेमाल कर देते हैं, जैसे भी आपने किया। पंतु 871 से लेके आज हम 927 पर आ गए और हमने लगभग कितनी हजार बेटियों को गर्भ में मरने से बचा दिया। और जितने कॉलेज नहीं खुले पूरे, जब हमारी सरकार आई थी तब शायद हमें 48 साल पूरे हुए थे, वो नहीं हुए, उससे ज़्यादा लड़कियों के कॉलेज आज हमने हरियाणा में खोल दिए कि बेटी बचाई भी और बेटी पढ़ाई भी। कोई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना होता है उस पर मीडिया स्लोगन चलाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार देखे उस लड़की के साथ छेड़छाड़ हो गई। वो गलत है, पुलिस उस पर अपना काम करेगा, परंतु हमने बच्ची को गर्भ में बचाया और उनके लिए कॉलेज खोल के दिए। ये है वो बेटी बचाओ। तो इन लोगों को तो केवल आलोचना करनी होती है, उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली जिस व्यक्ति ने एक नारा दिया हो कि जैसे अगर आप लाल बहादुर शास्त्री के नारों की बात करेंगे, जय जवान जय किसान, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उसी संदर्भ का एक नारा मुख्यमंत्री ने हरियाणा की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दिया, हरियाणा एक हरियाणवी एक। जो इस भावना से पूरे हरियाणा के लिए काम करता हो, तो इसके लिए हमें इन कुछ लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतिम सवाल है ABPG को लेके। करनाल में ब्राह्मण महासम्मेलन, भगवान परशुराम महासम्मेलन, इसमें
दो मांगे रखी गई थी। एक तो ईबीपीजी को लागू करवाने की, एक मांग रखी गई थी कुछ बच्चे जो वेटिंग में बचे हुए हैं 350-400 उनको। मुख्यमंत्री जी ने सिरे से नकार दिया, भाई ईबीपीजी दोबारा लागू नहीं होगा, उसकी जगह AWS है। कुछ मान भी गए, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा ईबीपीजी के जो 350-400 कैंडिडेट हैं उनको हम ज्वाइन करवाएंगे। लेकिन उस बात को भी आज 4 महीने लगभग हो गए हैं, उस पर कोई तारीख पे तारीख नहीं की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अब हाई कोर्ट में भी स्टे है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी है। जैसे ही उसको हटाने की कोशिश करें तो जो बचे हुए हैं उनको भी जल्दी लगा देंगे, जैसे वो स्टे हटेगा। जल्दी का मतलब जैसे ही वो स्टे हटेगा उसके बाद। स्टे तो हरियाणा पुलिस पे भी था, आपने करवा दी कार्रवाई, थोड़ा सा इस पे भी। नहीं, आपको तथ्य बता दें, गलत है। मेल पर कोई स्टे नहीं था, इसलिए तकनीकी पहलुओं की जानकारी नहीं है। मैं देख रहा था कि कुछ बच्चों के जिन्होंने ज्वाइन किया वो भी स्टे की बात कर रहे थे। हमने पूरे तथ्यों को समझा कि वो इस पे नहीं था, जिसके कारण ये ज्वाइनिंग हमने कराई है। ये कहीं ना कहीं तथ्यों को पढ़ने में विपक्ष में क्या रहा होगा, कहीं कुछ रहा होगा, परंतु जब से मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को समझा गया ना, तो हमें ज्वाइनिंग कराने में कहीं अड़चन नज़र नहीं आई। आखिरी फिर एक से सवाल दिमाग में आया मेरे, सरपंच नाराज हैं आपसे, OPS मामला उठा हुआ है, युवा कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराज भी लग रहा है, उनके पेपर थोड़ा सा सही से समय पर नहीं हो पाते। ईबीपीजी का मुद्दा है, हरियाणा पुलिस के कुछ बच्चे हैं, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो भाजपा से थोड़ी सी नाराज हैं। उधर देखें तो राहुल गांधी जी यात्रा कर गए हैं, अब हाथ जोड़ो यात्रा चली हुई है, अब अभय सिंह चौटाला जी यात्रा पे चले हुए हैं। क्या अब भाजपा भी कोई इस तरीके का कोई प्रोपोगंडा करेगी क्या, जिससे थोड़ा सा लोगों में दोबारा से एंट्री हो, कोई यात्रा कुछ ऐसा? देखिए, कम से कम और उसके आधार पर तीसरी बार और हरियाणा की जनता हमें आशीर्वाद देगी मुख्यमंत्री की नीतियों के चलते। कुछ तो करते ही सर, आप कुछ एक्शन मतलब कुछ तो करेंगे, मतलब वो इतनी यात्राएं चली हुई हैं। नहीं तो हमें, जब हम लोगों में नहीं है, हम नाराजगी है थोड़ा सा तो सर। हम राजनीतिक पार्टी हमारी पिछलग्गू है, हम किसी राजनीतिक पार्टी के पिछलग्गू नहीं है। हम नीतियाँ अपने अनुसार बनाती है। जब लगेगा कि यात्रा करनी चाहिए हम यात्रा भी करते हैं, लगेगा कि यात्रा नहीं करनी तो नहीं करते हैं। जब हमें लगता है कि अभी सरकार होने के नाते अभी हमने पूरा ध्येय हरियाणा के दलित, पिछड़े, गरीब, मजदूर, आपका उद्योगपति, युवा, अगड़ा, पिछड़ा, यानी कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और इसी मिशन के लिए मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और हम सब टीम उसके लिए उनके सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो भाई यह वीडियो आपने किसी लगी, और हमारे दीपक लाठर जी बड़ा बार बार हंस रहे थे मेरे बहुत सारे सवालों पर। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद धन्यवाद। तो भाई यह वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।